हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? आज मेरे बच्चे सीए फाउंडेशन में हमारा जो अगला चैप्टर शुरू होने वाला है वो चैप्टर आपका है यूनिट 1.4 यानी कि कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। आपने बचपन से इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, लेकिन आज मेरे बच्चे इस टॉपिक के अंदर में हमारा जो इंस्टीट्यूट चाहता है कि आपको आपके संतोष सर एग्जैक्टली आपको बताएं कि कंटीजेंट एसेट्स होते क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, क्यों इनको कंटीजेंट कहा जाता है। और यही नहीं, अगर आप अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को या मेरी बुक को देखेंगे तो इन दो वर्ड्स जो है ना बच्चे, कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को क्लियर कट पता हो कि कंटीजेंट लायबिलिटी में और लायबिलिटी में क्या फ़र्क होता है। लायबिलिटी जो कि आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हो, इसके साथ साथ वो भी जानना चाहते हैं कि प्रोविजंस एंड जो कंटीजेंट लायबिलिटी है उसके बारे में क्या डिफरेंसेज होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारे इंस्टीट्यूट के इस चैप्टर के अंदर में रिक्वायरमेंट है। हम सबको बहुत ही मस्त तरीके से आपके साथ चर्चा करेंगे और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाऊंगा मेरे बच्चे कि आज की क्लास जब आपकी एंड होगी ना, तो क्लास एंड होने के बाद आप मास्टर्ड हो जाएंगे इस 3 वर्ड के ऊपर में और अपने आप अपना डिसीजन लेना शुरू कर देंगे कि ये लायबिलिटी है, ये कंटीजेंट लायबिलिटी है और ये आपका प्रोविजन होता है। ठीक है ना? जब थोड़े बड़े हो जाओगे, आप सीए इंटर में आओगे तो वहां पढ़ोगे आप AS 29, एग्जैक्टली AS 29 इनको डिफाइन करने के लिए बहुत ही इन डेप्थ स्टडी की बात करता है। लेकिन अभी तो हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं यानी कि सीए फाउंडेशन के, तो हम आपके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है उसी की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना? आइए देखो, इनको मैं कितना भी समझाऊंगा ना, इनके बारे में समझाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। मुझे ना इनके ऊपर में आपको मास्टरी कराना है और इनकी मास्टरी कराने के लिए ना मैंने खास आपके लिए मेरे बच्चे ये डायग्राम बनाया हुआ है। इतने डायग्राम से पूरा का पूरा चैप्टर आपका एंड होने वाला है, पूरा का पूरा चैप्टर एंड होगा और बहुत क्लियर कट आपके दिमाग में बात बैठ भी जाएंगी। ये डायग्राम आज की क्लास जब हमारी एंड हो जाएगी तो आप ज़रूर बना लेंगे। इसके बाद मैं आपके बुक में जो चीज़ें उनको भी कवर करूँगा, लेकिन ये डायग्राम मेरे बच्चे बहुत क्लियर कट आपको आज बताने वाला है कि लायबिलिटी, प्रोविजंस एंड जो हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी है, कंटीजेंट एसेट्स अलग से देखेंगे, इन तीनों में एक्चुअली क्या डिफरेंसेज है। आइए ना हम शुरू करते हैं। मैं पहले आपको यहाँ पे लायबिलिटी के बारे में आपको समझाना चाहूँगा। मैं बस ये 2 चीज़ें, बस लायबिलिटी एंड प्रोविजंस हमारे क्या होते हैं, बस ये 2 पे मैं आपको फोकस कराना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं आपका। छोड़ दो, बस इतनी बातें कर लूँ मैं यहाँ पे, इतनी बातें कर लूँ। ध्यान दीजिए मेरे पास कि आखिर हमारे लायबिलिटी में और हमारे प्रोविजंस में क्या फ़र्क होता है। देखो, अगर आपको कल को कभी डिफाइन करना पड़ जाए ना कि इन दोनों में बताइए कि क्या डिफरेंसेज होते हैं, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। लायबिलिटी हमारे जो होते हैं ना बच्चे, पहले लायबिलिटी क्या होते हैं जी, वो क्रेडिटर्स हो गया, वो बिल्स पेबल हो गया, वो बैंक लोन हो गया, वो डिवेंचर्स हो गया, कोई भी चीज़ जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम दिखाते हैं एज लायबिलिटी, चाहे वो करंट हो चाहे नॉन करंट हो, उन सब के बारे में बात किया जा रहा है। तो लायबिलिटी क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट ऑब्लिगेशन से। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बच्चे कि आज आपके सर के ऊपर में एक ऑब्लिगेशन है कि मुझे पैसा पे करना है। वो पैसा हो सकता है कि 10 दिन के बाद पे करना हो, 20 दिन के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, बट ये टुडे इट इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आपके ऊपर में एक ऑब्लिगेशन है कि मुझे उनको पेमेंट करना है और इसके साथ साथ कितना अमाउंट पे करना है, जो अमाउंट आपको पे करना वो भी आपको सर्टेन है। हमें मान लो कि कोई हमने क्रेडिटर से कोई हमने गुड्स परचेज किया मेरे बच्चे क्रेडिट पे, उनको हमें 5 लाख का पेमेंट करना है, तो आपको पता नहीं कि हमें 5 लाख का पेमेंट करना है, तो ठीक है जी, हमारी लायबिलिटी होगी। बैंक लोन जिससे हमने लोन लिया है, हमने उनको 10 लाख का पेमेंट करना, मतलब आज जो भी लायबिलिटी है, इफ दैट इज सर्टेन एंड द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है, तो हम क्या करते हैं जी, इनको लायबिलिटी के रूप में बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये लायबिलिटी के एग्जाम्पल मैंने बता दिया, आप जानते हैं क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, बिल्स पेबल हो गया, कुछ एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है, हमें रेंट अभी 10,000 पे करना बकाया है, तो इट्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कि हाँ जी हमें पेमेंट करना, कितना पे करना, 10,000 पे करना, ये हमारी लायबिलिटी होती है बिना किसी दिक्कत के। इसको हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में, है ना? तो ये तो आपको ऑलरेडी पहले से पता, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और फिर प्रोविजन में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि हम प्रोविजन में तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, यस मेरे बच्चे, लेकिन फ़र्क देखिए, ये क्या था, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ये भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। हम जिनका प्रोविजंस बनाते हैं वो भी आज हमारे सर के ऊपर में एक ऑब्लिगेशन है बच्चे, मुझे हमें पेमेंट करना है।
हमें उसका पेमेंट करना है। लेकिन यहाँ क्या देखोगे कि जो अमाउंट है ना वो आपका अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना होगा यू डू नॉट नो। और हम कहते हैं कि जो अमाउंट आपका है वो अनसर्टेन है, यानी कि जैसे मान लो हमें टैक्स पे करना है। अगर टैक्स कितना पे करना है आपको पता है कि भैया हमें 10 लाख का टैक्स पे करना है, तब तो वो आपका लायबिलिटी है, हम लिखते हैं टैक्स पेबल। लेकिन जब गवर्नमेंट के पास जाऊंगा टैक्स पे करने के लिए, पता नहीं उस समय क्या रेट होगा, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, तो हम कहते हैं कि यार पे तो करना, ये तो कंफर्म है क्योंकि अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो मुझे टैक्स पे करना है। बट वो एग्जैक्ट अमाउंट कितना होगा अगर हमें नहीं पता, अमाउंट अगर आपका अनसर्टेन है, तो मेरे बच्चे उस केस में हम क्या करते हैं, उसको प्रोविजन कहते हैं, बशर्ते कि आप उसका रिलायबल एस्टिमेट बना सकते हो। रिलायबल एस्टिमेट का मतलब कि हो सकता है कि आप जो एस्टिमेट लगा रहे हो वो एग्जैक्ट ना हो, है ना, लेकिन हाँ मैं एस्टिमेट लगा सकता हूँ कि मुझे इतना पेमेंट करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखो आज हमने जो पिछले साल कमाते हैं ना बच्चे, यहाँ पे मैं प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि ये जैसे हमारा पिछला साल था, ये हमारा पिछला साल था, पिछले साल का टैक्स ना हम अगले साल पे करते हैं। अब हमें जब हम अगले साल पे करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या टैक्स रेट रहेगा मुझे नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ना अपने बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में खर्चा बुक करते हैं, हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, और हम क्या करते हैं जी एक एस्टिमेट लगाते हैं कि आखिर कितना टैक्स हमें पेमेंट करना पड़ सकता है। तो वही कहा गया कि प्रोविजन का मतलब क्या जी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यानी कि अगर हमने प्रॉफिट कमाया है तो हमें टैक्स पे करना, ये कंफर्म्ड है, ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है। लेकिन मेरे बच्चे आपका अमाउंट अनसर्टेन है, अमाउंट हमें नहीं पता कि अमाउंट कितना होगा, लेकिन ये भी कंफर्म्ड है कि जो अमाउंट होगा हम उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं। आप उसका एस्टिमेट लगा सकते हो तो आप कह देना कि प्रोविजन है। जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, प्रोविजन फॉर वारंटी। मैं क्या करता हूं कि मैं एसी बेचने का काम करता हूं, मेरा बिजनेस क्या है जी एसी बेचने का। अब मैं एसी का मैन्युफैक्चरिंग करता हूं और एसी बेचता हूं। जब एसी, टीवी, फ्रिज इन सब सामानों को बेचा जाता है तो हम वारंटी देते हैं कस्टमर्स को कि अगर कुछ खराब होगा तो कोई बात नहीं, हम ठीक कर देंगे। अब देखो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जितने सामान हमने बेचे हैं, जितने एसी बेचे हैं, उनमें कोई भी खराबी ना आए, ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये तो कंफर्म्ड है कि कुछ ना कुछ हमारे ऊपर में ऑब्लिगेशन आएगा, यानी कि ऑब्लिगेशन आएगा, ये कंफर्म्ड है। जब हमने सामान बेच दिया तो सामान बेचने के साथ साथ क्या हुआ जी, वो वारंटी भी हमारे ऊपर, सर के ऊपर में आ गया कि हाँ जी हमें उनको मीट करना होगा, यानी कि हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट हो चुकी है। लेकिन वो वारंटी में कितना पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा हम एग्जैक्ट नहीं जानते हैं। लेकिन मेरे बच्चे कंपनियां करती हैं कि जो पास का ट्रेंड है ना, पास का जो ट्रेंड है, मतलब पिछले साल कितना वारंटी पे हमने खर्च किया था, उसके पहले कितना किया था, या फिर मालूम है नई कंपनी हो तो इंडस्ट्री में वारंटी पे लगभग कितना खर्च होता है, हम उसका एक एस्टिमेट लगाते हैं। अब वो एस्टिमेट कैसे लगाता है वो विषय आज का नहीं है, वो जब आप सीए बन जाओगे, किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे। फिलहाल तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे इस डेट पे, ये हमारा क्या हुआ जी, साल का एंड हुआ, ये देखिए ये हमारा करंट ईयर है और इस करंट ईयर का एंड आपका यहाँ पे, मैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस बना रहा हूँ, यहाँ पे बैलेंस शीट बना रहा हूँ। मैंने प्रॉफिट लॉस में क्या किया जी, अपना सेल्स दिखाया कि इतना सेल्स हमने किया एसी का, और इस सेल्स पे हमने कुछ वारंटी दिया है, इससे जुड़ा हुआ वारंटी का खर्च हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्सपेंस के रूप में दिखाएंगे। लेकिन जो एक्सपेंसेज में वारंटी का दिखाऊंगा वो कितना दिखाऊंगा, अगर मैं उसका एक रिलायबल एस्टिमेट लगा सकता हूं मेरे बच्चे, तो उस एस्टिमेट को लगा के हम क्या करेंगे, उसको प्रोविजन के रूप में अपने प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में दिखाते हैं। प्रॉफिट लॉस में खर्च दिखाते हैं और फिर उसको बैलेंस शीट में हम शो करते हैं, है ना। तो वही कहता है कि अगर आपने प्रोविजन फॉर वारंटी का मतलब कि, ध्यान देना क्यों मैंने बोला ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, इसलिए बोला क्योंकि अगर मान लो मैं एसी बेचता हूं तो एसी के बेचने के साथ ही वारंटी का ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर में आ गया, इट्स ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, है ना। अब वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो हमारे है उस पर वारंटी में कितना पैसा खर्च होगा ये अनसर्टेन है, लेकिन ये अनसर्टेन अमाउंट का मैं एस्टिमेट लगा सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर जो मेरा बिजनेस हुआ था उसको देखते हुए कितना वारंटी पे खर्च हुआ,
या फिर मैं इंडस्ट्री में क्या खर्च हो रहा है, या फिर कोई भी हमारा जो मैनेजमेंट है अगर उसका एस्टिमेट लगा लेता है तो हम क्या करेंगे, उसको प्रोविजन के रूप में, अपना खर्च के रूप में दिखाते, फिर बैलेंस शीट में शो करते हैं, है ना। उसी तरीके से प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। अब देखो, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस का मतलब कि मान लो किसी ने मुझ पे केस कर दिया कि भैया जो संतोष सर ने गुड सप्लाई किया था खराब क्वालिटी का था, और वो केस मेरे बच्चे वो जीत चुका है, मतलब मुझे अब उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अब कितना पेमेंट करना पड़ेगा श्योर तो नहीं है, बट मैं एस्टिमेट लगा सकता हूँ कि हाँ जी मुझे 20 लाख रुपए तक का पेमेंट करना पड़ेगा, मैं एस्टिमेट लगा सकता हूँ। तो उस केस में अगर लगा सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस के नाम से एक प्रोविजन क्रिएट करूँगा। मतलब कोई भी चीज़ अगर हमारे ऊपर में ऑब्लिगेशन बन चुका है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लेकिन अमाउंट मेरे बच्चे सर्टेन नहीं है और हम उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन को बनाएंगे। इन दोनों में फर्क क्या है जी, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन था विद द सर्टेन अमाउंट, लेकिन ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है विद द अनसर्टेन अमाउंट। अनसर्टेन अमाउंट तो है, बट वो अनसर्टेन अमाउंट कितना होगा हम लगभग उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं, तो वी क्रिएट द प्रोविजन। और जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हमारे डेटर्स हैं, उन डेटर्स में से कुछ पैसा अगले साल डूब जाएगा, वो कितना डूब जाएगा या तो हम उसको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट एस्टिमेट लगा सकते हैं बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर ट्रेंड आपका, कि कैसा बिजनेस आपका चल रहा था, कितना पैसा डूब रहा था, तो एक एस्टिमेट बिजनेसमैन हमेशा लगाता है। तो इन सब का हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं। मुझे विश्वास है कि अब पहले ये जो लायबिलिटी है मेरे बच्चे और जो प्रोविजन है, इसमें आपका क्लियर कट एक जो डिफरेंस है वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। लायबिलिटी हम किसको बोलते हैं अपने अकाउंट्स में, जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है मेरे ऊपर में, और साथ ही साथ उसका जो अमाउंट है वो भी सर्टेन है। यहां मेरे बच्चे प्रोविजन में क्या होता है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, मतलब मुझे पे करना ये तो कंफर्म्ड है, लेकिन वो जो अमाउंट होगा वो एग्जैक्टली कितना होगा हमें नहीं पता, और उस अनसर्टेन अमाउंट का मैं एस्टिमेट लगा सकता हूँ कि हाँ जी लगभग मुझे इतना पेमेंट करना पड़ सकता है। वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, एक्चुअल कोई दिक्कत नहीं, बट मैं एस्टिमेट लगा सकता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। अब इन दो से हटके मेरे बच्चे तीसरा आपका निकल के आता है कंटीजेंट लायबिलिटी। बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे, आपको पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए दिमाग में। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है। ध्यान से डायग्राम को देखेंगे आप। यहाँ पे लायबिलिटी में क्या था, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ये भी क्या था, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। कंटीजेंट लायबिलिटी मेरे बच्चे दो केसेज आपके हैं, दोनों में से कोई भी केस अगर आपको दिख जाए, कोई भी एक दिख जाए, कोई भी एक, तो आप उसको बोलते हैं कि दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटी। अब वो क्या चीजें हैं जरा एक बार समझते हैं जी। पहला केस देखेंगे, फर्स्ट केस, अभी उसको छोड़ेंगे। कहता कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अगर कंपनी के ऊपर में, एंटिटी के ऊपर में, आपके ऊपर में कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यहां भी प्रेजेंट था, यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, यानी कि आपके ऊपर में एक ऑब्लिगेशन अगर क्रिएट हो चुका है मेरे बच्चे, लेकिन कहता बट, देयर इज बट, इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल अकर। इसका मतलब कि आपके ऊपर में एक ऑब्लिगेशन तो आ चुका है, लेकिन मेरे बच्चे आप श्योर नहीं हो कि उसके बदले में आपको पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लो मैं क्या करता हूं जी कि मैं बेचता हूं, सपोज दैट आपका एसी बेचने का काम करता हूं मेरे बच्चे, मैं एसी बेचने का काम करता हूं। मैंने जब एसी बेचा था ना, तो एक आदमी, मतलब एसी बेचता हूं, एसी पे वारंटी देता हूं, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक मेरा जो कस्टमर था उस एसी को लेकर गया, अपने घर में इंस्टॉल किया और एसी की हवा खा रहा था, पता नहीं एसी में कुछ टेक्निकल इशू आ गया और वो ब्लास्ट कर गया। और ब्लास्ट करने से क्या हुआ कि उसके घर में आग लग गई, और आग लगने के बाद क्या हुआ कि उसने मेरे ऊपर में एक केस फाइल कर दिया। उसने केस फाइल कर दिया कि इनका जो एसी था, उस एसी के चलते हमारे घर में आग लगा और हमें 50 लाख रुपीज का लॉस हो गया, मुझे इस लॉस का कंपनसेशन इनसे दिलवाइए। उन्होंने मेरे बच्चे केस फाइल कर दिया, उस बदमाश ने मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। अब देखो ना, अगर केस फाइल कर दिया है तो एक तो नो डाउट कि मेरे ऊपर में एक ऑब्लिगेशन आ चुका है, जो सामान मैंने बेचा था उसके चलते एक लॉस हुआ, उस लॉस का हमारे ऊपर में केस फाइल हो चुका है मेरे बच्चे, यानी कि हमारे ऊपर में एक ऑब्लिगेशन आ चुका है। लेकिन वो जो केस उन्होंने फाइल किया है ना, उस केस को वो जीते, मतलब मैं हारूंगा या जीतूंगा भी श्योर नहीं है। सर क्यों श्योर नहीं है? इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि एसी के चलते ही आग लगी है या फिर आग किसी और रीजन से लगी है और उन्होंने बात मेरे एसी पे थोप दिया है, कुछ भी हो सकता है।
अभी केस चलेगा, केस लड़ेंगे, मेरा भी वकील होगा, उनका भी वकील होगा, फिर डिसाइड होगा कि एक्चुअली क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हो सकता है उनका बच्चा एसी में खेलते खेलते उसने कुछ आग खुद डाल दिया होगा, कुछ भी हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी ही होगी। उन्होंने खुद एसी में आग लगा के और डैमेज क्लेम करना शुरू कर दिया होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मेरे ऊपर में एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो बन चुका है क्योंकि केस मेरे ऊपर में फाइल हो चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, इस केस के अगेंस्ट मैं हारूंगा या जीतूंगा अभी श्योर नहीं है। हारना जितना श्योर ना होने का मतलब कि रिसोर्सेज यानी कि मुझे उसको पैसा पे करना पड़ेगा कि नहीं पे करना पड़ेगा, दिस इज नॉट कंफर्म्ड, ये श्योर नहीं है ना। तो जहां पे श्योरिटी नहीं है कि यार पैसा पे करूंगा भी कि नहीं पे करूंगा, मैं उसको कैसे लायबिलिटी के रूप में दिखा दूं? जरा बताओ खुद ही आप कि जब मुझे श्योर ही नहीं है कि वो उसके लिए मुझे पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं पे करना पड़ेगा, तो मैं कैसे उसको आपका अपने बुक में दिखा दूं? तो हम बोलते भैया ये कंटिजेंट लायबिलिटी है। कंटिजेंट का मतलब कि झूठा, झूठा को हम बोलते हैं कंटिजेंट, ये झूठी लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी नहीं है क्योंकि हो भी सकता नहीं भी हो सकता आपका, है ना। तो हमने कहा कि अगर आपके ऊपर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट इट इज नॉट प्रोबेबल कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल अकर, यानी कि पैसा मेरे पास जाएगा, मैं श्योर नहीं हूं। श्योर ना होने का मतलब कि जा भी सकता नहीं भी जा सकता है। या फिर मेरे बच्चे, या फिर अगर मैं श्योर हूं भी कि मुझे उसको पेमेंट करना पड़ेगा, मैं श्योर अगर मान लो हो भी जाता हूं कि हाँ जी मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, बट वो अमाउंट कितना होगा, कितना मेरे ऊपर में वो केस आएगा, कितना कोर्ट ऑर्डर करेगा कि आपको इतना पेमेंट करना है, मैं उसको लेकर श्योर नहीं हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो उस केस में कहते हैं कि देखो जरा यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल अकर, और मतलब या फिर अगर प्रोबेबल है भी तो रिलायबल एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड, मैं एस्टिमेट नहीं लगा सकता कि मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर मैं एस्टिमेट नहीं लगा सकता तो हम क्या बोलते हैं जी, ये आपका कंटिजेंट लायबिलिटी के डेफिनेशन के अंदर में आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट आपका दिमाग में बातें चलनी चाहिए, कहीं इफ और ना हो। और मैं एक एक केस पे आपको आज मास्टरी कराऊंगा कि आप खुद बैठ के आप जजमेंट ले सकते हो कि भैया ये लायबिलिटी है, प्रोविजन है कि कंटिजेंट आपका है। फिलहाल यहाँ पे समझिए, इसमें और इसमें आपको फर्क समझना पड़ेगा, इसको छोड़ो ना, आपको इसमें और इसमें आपको फर्क समझना पड़ेगा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन था, ये भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यहाँ पे अनसर्टेन अमाउंट था, यहाँ भी अनसर्टेन अमाउंट है। लेकिन मेरे बच्चे जो अनसर्टेन अमाउंट था ना, आप उसका एस्टिमेट लगा सकते थे कि कितना अमाउंट हो सकता है, तो हमने उसको प्रोविजन के रूप में दिखा दिया। लेकिन यहां पे क्या है कि जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है उसका पेमेंट होगा या नहीं होगा, एक तो यहां भी हम आके रुक गए, यही श्योर नहीं है। तो जब यही श्योर नहीं है तो फिर अमाउंट के बारे में क्यों सोचे, हम उसको बोल देंगे कंटिजेंट है। या फिर अगर आप यहाँ पे श्योर हो कि हाँ जी हमें कुछ ना कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा, कंफर्म्ड है, बट वो अमाउंट कितना होगा जो हमें पेमेंट करना होगा, अगर इसको लेके आप श्योर नहीं हो तो हम उसको बोलते हैं कि भैया हम एस्टिमेट नहीं लगा सकते। और अगर एस्टिमेट नहीं लगा सकते तो हम उसको क्या करेंगे जी, कंटिजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाएंगे, हम इसको कंटिजेंट मानते हैं आपका, ठीक है ना। तो अब ना मैं आपको कुछ चीजें देता हूं, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अभी इसको छोड़ो ना, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक ही केस, एक ही सिचुएशन में, एक ही कंडीशन में तीनों चीजें यहां पे हो सकती हैं। लायबिलिटी भी वो हो सकता है, वो प्रोविजन भी हो सकता है, वो कंडीशन भी हो सकता है। मेरे बच्चे आप आराम से जजमेंट करना शुरू करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, सुनिए मेरी बात। देखिए क्या हुआ, यही मैं एसी वाली कहानी बताता हूं। मैंने सामान बेचा था, सामान बेचा था और सामान बेचने के बाद क्या हुआ जी कि वो एसी उसके घर में जाके ब्लास्ट कर गया और उस बदमाश ने मेरे ऊपर में 50 लाख रुपए का केस कर दिया और वो केस जीत गया। और मुझे कोर्ट ने कह दिया कि भैया आपको अगले 2 महीने के अंदर में 50 लाख उसको पे करना पड़ेगा। तो जब कोर्ट ने डिक्री दे दी कि हमें 50 लाख पे करना पड़ेगा, तो एक तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, अमाउंट भी सर्टेन हो चुका है, मैं उसको क्या करूंगा, लायबिलिटी के रूप में बुक में रिकॉर्ड करूंगा। मैं वहां पे प्रोविजन नहीं, मैं बोलूंगा कि आपका क्या जी, क्लेम पेबल, क्लेम पेबल मुझे पे करना पड़ेगा और उसके नाम से एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। दूसरा, यहीं पे मान लो कि जो उस कस्टमर ने मुझ पे केस किया था, वो केस मेरे बच्चे, मुझे क्या लगता है कि यार मैं कंफर्म हारूंगा, मुझे मतलब क्या, कंपनी की मैनेजमेंट को, उनको लगता है कि यार केस में कंफर्म हारूंगा, और मुझे लगता है कि मुझे मतलब कि 40 लाख का पेमेंट मुझे उसको करना ही पड़ेगा। ये एस्टिमेट या तो
पास का जो कोई जजमेंट रहा होगा कोर्ट का, उसके हिसाब से देख के, चाहे ऐसा केस और भी हमारे ऊपर कभी पहले आया होगा, कुछ भी हो सकता है, आप रीजन में मत जाओ। अगर मैनेजमेंट को लग जाता है कि हाँ जी हमें उसको 40 लाख पे करना पड़ेगा, तो मेरे बच्चे अगर ये तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, अमाउंट अनसर्टेन है, लेकिन उस अमाउंट का अगर एस्टिमेट लगा सकते हो तो आपको उसको क्या करना होगा जी, प्रोविजन के रूप में उसको लिखना होगा। या तो प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस कह दो, प्रोविजन फॉर आपका क्लेम कह दो, कुछ भी, बट प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा, एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। हम उसको प्रोविजन के रूप में उसको दिखाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे वो जो केस मेरे ऊपर हुआ है, मैं श्योर ही नहीं हूं कि वो केस जीतूंगा कि हारूंगा, और अगर श्योर हूं भी कि मैं केस हारूंगा तो मुझे यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, एस्टिमेट लगा नहीं सकता, तो फिर मैं क्या करता हूं, उसको कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करता हूं अकाउंट्स के अंदर में। और जितने भी कंटीजेंट लायबिलिटी होते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं। आपको पता है कि हम उनको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते हैं। बैलेंस शीट यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके एंड होने के बाद मेरे बच्चे नोट में लिखा जाता है बस सिंपली कि देखो जी ऐसा कोई एक कंटीजेंट लायबिलिटी है जो हमारे ऊपर में फ्यूचर में बन सकता है। समझो मेरी बात ना। तो ये तो काम खत्म हो गया। लो ये क्या हो गया, ये क्यों बंद हो गया? तो ये आपका क्या होता है, कंटीजेंट। क्या यहां तक आपका दिमाग क्लियर है? क्या आप किसी भी केस के अंदर में, किसी भी पॉइंट के अंदर में आप इसमें समझ सकते हैं कि क्या निकल के आ रहा है? ये सर हम समझ सकते हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल क्लियर है। तो ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए बच्चे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यहाँ पे सर्टेन अमाउंट है, यहाँ पे अनसर्टेन एंड रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रोबेबल ही नहीं कि पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा, या फिर आप अगर प्रोबेबल है भी तो हम उसका एस्टिमेट नहीं लगा सकते मेरे बच्चे। एग्जांपल में दे दिया, केस फाइल्ड अगेंस्ट कंपनी फॉर डैमेजेस बाय द कस्टमर एंड डिसीजन पेंडिंग इन द कोर्ट। कोर्ट में भी क्या है, डिसीजन पेंडिंग आपका है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसको आपका कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे। कोई दिक्कत इसके अंदर में नहीं सर। अब आइए जरा इसके साथ साथ या तो आप ये सेटिस्फाई कर दो, और या फिर क्या करो जी, केस नंबर 2 कोई एक को आप सेटिस्फाई कर दो तो हम उसको कंटीजेंट के रूप में आपको बोलेंगे। अब जैसे ये कहता है, सुनना ध्यान से, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन था बच्चे, बट यहां पे कहता है कि इट अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि ये अगर हमारा करंट ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है जो 1 अप्रैल 2023 से लेकर मान लो आपका एंड हो रहा है 31 मार्च 24 को। हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट और यहाँ पे हम अपना बैलेंस शीट बना रहे हैं, है ना, यहाँ पे बना रहे हैं साल के एंड में। तो साल के एंड में मेरे बच्चे जब हम प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो इस दिन पे ये जो आपका डेट है, इस डेट पे वो हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, वो एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब कि आज के डेट पे हमारे ऊपर में ऑब्लिगेशन नहीं है, बट फ्यूचर में वो हमारे ऊपर में ऑब्लिगेशन बन सकता है, बन सकता है मेरे बच्चे। तो जब हमें लगता है कि यहाँ पे कोई चीज ऐसा है जो आज हमारे ऊपर में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आज हमारी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बन सकता है, ऐसा कुछ भी हमें अगर लगता है मेरे बच्चे, तो उसको भी क्या करेंगे, हम कंटीजेंट लायबिलिटी के डेफिनेशन में लेकर आएंगे। कंटीजेंट लायबिलिटी के डेफिनेशन में लेकर आएंगे। देखो ना क्या बता रहा है, एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन, एक पॉसिबल जो है नहीं, जो बन सकता है, एंड देयर एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ये क्या बोल रहा है कि इस दिन पे आपके ऊपर में एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। देखो आज पॉसिबल ऑब्लिगेशन होने का मतलब क्या, हमने पास्ट में कुछ ऐसा किया है, हमने पास्ट में कुछ ऐसा किया है मेरे बच्चे, जिसके चलते हमारे ऊपर में यहाँ पे एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन आ चुका है ना। पास्ट में हमने कुछ ऐसा किया होगा जिसके चलते क्या हुआ जी, यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन आ चुका है। लेकिन ये जो हमारे ऊपर में ऑब्लिगेशन जो पॉसिबल है, जो हो सकता है आगे, वो होगा या नहीं होगा, वो आज नहीं, फ्यूचर में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जिसके ऊपर में डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आगे पढ़ने के पहले मैं बता दूं, अब देखो ना, हमने क्या किया था जी, हमारे पास ना एक बिल था, हमारे पास क्या था जी, एक बिल था, BR। इस बिल को मेरे बच्चे हम लोगों ने क्या किया था, डिस्काउंट कर लिया था। जब ये बिल इधर नहीं होता, बिल इस साइड होता है, कोई नहीं, मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको। मान लो हमारे पास एक बिल था पहले से, इस बिल को हम लोगों ने क्या किया जी, डिस्काउंट कर लिया है बैंक से। तो बिल डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, हम बिल बैंक को बेच देते हैं,
यानी कि जो बिल था हमने क्या किया था जी, अपने बैंक को मान लो दे दिया था और पैसा हमने ले लिया था। मान लो HDFC बैंक, हमने बिल HDFC को देकर पैसा ले लिया था और HDFC को बोला था कि देखो जी आप ड्यू डेट पे उस पार्टी के पास जाना जिसने मुझे बिल दिया था, मान लो मिस्टर ए। अगर ए ने आपको पेमेंट कर दिया तो ठीक है, अगर ए पेमेंट करने से मना करता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्या करूंगा, पेमेंट कर दूंगा। मैं मतलब फर्म, जिसके लिए हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं आपका, है ना। दोबारा सुनिए, आज के पहले मेरे बच्चे, आज के पहले फर्म के पास एक बिल था, बिल्स रिसीवेबल। उस बिल को क्या किया था उसने, HDFC बैंक को बेच दिया था। आपने पढ़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, या मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस में है। फर्म ने क्या किया था, एक बिल HDFC बैंक को बेच दिया था। जब बिल आप बैंक को बेच तो हम इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड। तो बिल को बेचने का मतलब कि बिल बैंक को दे दिया और पैसा आपने क्या किया था, ले लिया था, इस प्रॉमिस के साथ कि ये जो HDFC बैंक है ड्यू डेट पे बिल का पैसा मांगने उस पार्टी के पास आएगा जिसने साइन करके मुझे दिया था। अगर मिस्टर ए ने इनको पैसा पे कर दिया तो ठीक, लेकिन अगर ए ने इनको पैसा पे करने से मना किया मेरे बच्चे उस बिल के अगेंस्ट, तो पैसा कौन पे करेगा, फिर मैं पे करूंगा। आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि आज के डेट पे इस बिल के अगेंस्ट इनको बैंक को पैसा पे करने की जिम्मेदारी क्या फर्म की है? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि बताइए कि क्या फर्म की जिम्मेदारी है कि बिल के अगेंस्ट पैसा इनको पे करे? नहीं, फर्म की जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी किसकी है, ए की। लेकिन ए अगर पैसा नहीं पे करता, अगर ए पैसा नहीं पे करता तो वो पैसा पे करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर में आ जाएगी। इट्स ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन, एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जो फ्यूचर में हमारे ऊपर में क्रिएट हो सकता है। नो डाउट कि ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो हमारे ऊपर क्रिएट हो सकता है बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में जो हमने काम किया है, कि जैसे पास्ट में बिल डिस्काउंट किया उसके चलते क्रिएट हो रहा है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, एक और एग्जांपल हमने लिखा है मेरे बच्चे यहां पे देखो ना। एक एग्जांपल दिया बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, एक दिया गारंटी गिवन अगेंस्ट थर्ड पार्टी, गारंटी गिवन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। समझिए मेरी बात यहां पे ध्यान से, आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। हुआ क्या, ये देखिए, मैं पेन चेंज करता हूं। आज के डेट पे बता रहा हूं कि इसके पहले किसके लिए हम बात सीख रहे हैं, फर्म के लिए सीख रहे हैं, फर्म के लिए सारी बातें सीख रहे हैं। फर्म का एक दोस्त था मेरे बच्चे, मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन था, फर्म का दोस्त था। ये दोस्त ना फर्म के पास पैसा मांगने आया। फर्म ने कहा कि पैसा मेरे पास नहीं है। ए ने कहा कि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है। फर्म का एक और भी दोस्त था, मिस्टर बी आपका। फर्म ने मिस्टर बी को बोला कि एक काम करो, आप ना इनको पैसा दे दो। मान लो इनकी रिक्वायरमेंट 10,000 की है। फर्म ने बोला कि देखो जी इसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, ये भी दोस्त है, आप भी मेरे दोस्त हो, आप एक काम करो, इसको 10,000 रुपीज़ दे दो। बी ने कहा कि ठीक है मैं इसको पैसा दे तो दूंगा, लेकिन अगर मान लो इसने पैसा पे करने से मना किया फिर क्या होगा। हमने उनको गारंटी दे दिया, हमने यानी कि फर्म ने, कि कोई बात नहीं, चिंता ना करो, अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। गारंटी फर्म ने दिया किसको जी, आपका अगेंस्ट थर्ड पार्टी, किसी और पार्टी के अगेंस्ट। हमने गारंटी आपको दिया किसी और पार्टी के अगेंस्ट, तो हम इसको बोलते हैं गारंटी गिवन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। किसी और पार्टी, किसी और आदमी के अगेंस्ट हमने गारंटी दे दिया। मेरे बच्चे जरा बताओ, बी को पैसा पे करने की जिम्मेदारी किसकी है? सर ए की है। ए पैसा पे करेगा ना, कर्ज ए ने लिया है। लेकिन मेरे बच्चे अगर ए ने पैसा पे नहीं किया तो कौन पे करेगा? फर्म को पे करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि देखो ये गारंटी हमने कब दिया था, आज या इसके पहले, है ना, इसके पहले। तो पास्ट में जो हमने यहाँ पे कोई आपका एक्टिविटी किया है जिसके चलते आज हमारे ऊपर में क्या क्रिएट हो गया जी, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। पॉसिबल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज जो मेरे ऊपर में लायबिलिटी नहीं मेरे बच्चे, वो फ्यूचर में यानी कि आगे मेरे ऊपर में बन सकता है ना, उसने पेमेंट नहीं किया तो ये भी हमारा क्या होगा, आपका कंटीजेंट लायबिलिटी के कैटेगरी में आएगा। दोबारा सुनिए, कंटीजेंट का मतलब क्या होता है, दिमाग यहाँ शांत, यहाँ देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। कंटीजेंट का मतलब क्या होता है? कंटीजेंट का मतलब होता है कि या तो हमारे ऊपर में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब हमारे ऊपर में केस हो चुका है, केस लड़ रहा हूं। अब वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं कि जो केस लड़ रहा हूं उस केस से केस में जीत भी सकता हूं, हार भी सकता हूं, मैं श्योर नहीं हूं कि मतलब जीतूंगा कि हारूंगा। तो उस केस में क्या बोलेंगे जी कि ये जो आपका केस है मेरे बच्चे, अगर आप श्योर नहीं हो तो फिर ये कंटीजेंट है। या फिर अगर श्योर हो भी कि आप हार जाओगे लेकिन वो कितना अमाउंट क्लेम बनेगा आपको नहीं समझ में आ रहा, अनसर्टेनिटी है, तो हम बोलते हैं भैया कंटीजेंट लायबिलिटी दिखा दो। जब हमें श्योर ही नहीं तो हम एंट्री किससे पास करेंगे, तो हम उसको कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाते हैं। पहली बात यहाँ पे दिखाया मैंने। दूसरा हमने बोला कि आज ऑब्लिगेशन नहीं है बट फ्यूचर में बन सकता है।
यानी कि हमने क्या किया जी, कुछ ऐसी पास्ट में ऐसा एक्टिविटी किया है बिजनेस के अंदर में जिसके चलते फ्यूचर में हमारे ऊपर में कोई आपका ऑब्लिगेशन बन सकता है। आज क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, और इसका होना ना होना क्या होगा जी, फ्यूचर में डिपेंड करेगा, है ना। वो पेमेंट करता है नहीं करता, अब तो फ्यूचर, आज तो साल खत्म हो गया ना बच्चे, फ्यूचर में डिपेंड करेगा। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी। आपका कंटीजेंट लायबिलिटी वो भी मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। एक और भी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी एग्जांपल बड़ा अच्छा है, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको। कहता है कि नोटिस सर्व्ड बाय द कस्टमर अगेंस्ट द डैमेजेस। अब देखो यहाँ पे दो बातें, वो जो बदमाश नहीं था, वो जो आपका क्या बोलते हैं, वो कस्टमर जिसके घर में एसी में आग लग गया था, तो होता क्या है ना कि जब उसके घर में आग लगी तो आग लगने के बाद क्या हुआ जी, पहले उसने मेरे पास नोटिस भेजा, लीगल नोटिस भेज दिया कि देखो जी मेरे घर में आग लगी है, मुझे क्या करो, आप 30 लाख रुपए का पेमेंट करो, अगर आप 30 लाख का पेमेंट नहीं करोगे तो मैं आप पे केस कर दूंगा। तो मेरे बच्चे, जो मेरे ऊपर में नोटिस सर्व हुआ है ना, नोटिस इज नॉट ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, सिर्फ नोटिस है। उन्होंने बोला कि भैया आग लगी, मुझे पेमेंट करो। अगर उस नोटिस के ऊपर मैं अगर रिप्लाई नहीं करता और वो क्या करता है जी, केस कर देता है, तो फिर वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन जाएगा, है ना। लेकिन जब तक नोटिस है ना, जब तक नोटिस, हम उसको बोलते हैं पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि हो सकता है कि वो नोटिस मुझे डराने के लिए दे रहा हो, फिर आगे केस ना करे, या हो सकता है कि मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अगर एग्जाम में कहता है कि नोटिस सर्व्ड बाय द कस्टमर, नोटिस सर्व किया गया, तो वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन होगा, क्योंकि ये फ्यूचर में जब केस में कन्वर्ट होगा ना, तब आपको बोलते हैं कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। ये इंस्टीट्यूट ने आपका एक अपने स्टडी मेट में एक एग्जांपल दिया है, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए, तो परेशान ना होना, नोटिस बोलेगा तो कह देना कि भैया ये तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, और अगर मान लो कि उसने केस कर दिया तो हम क्या बोलेंगे, आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। इन बोथ द सर्कमस्टांसेस क्या होगा जी, कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो मैंने सारी बातें आपको बता दी, यहाँ पे पूरी क्लियरिटी आपके पास होना चाहिए। अब मैं इसको बिल्कुल हटा के आपसे बात करता हूँ, देखो आप कितने आसानी से जवाब देना शुरू करोगे, बहुत ही मस्त तरीके से। सुनिए मेरी बात ध्यान से, मेरी बात सुनिए। आपको पता है मेरे बच्चे ये क्या है, आप जानते हो ये क्या है? सर ये माउस है ना मेरे बच्चे ना, ये छोड़ो माउस की चीज़ें। मान लो ये एक कार है, एक कार जो मैं क्या करता हूँ कि बेचता हूँ, मैं एक कार बेचता हूँ। मेरा बिजनेस क्या है, कार का मैन्युफैक्चरिंग करना और फिर बेचना आपका। तो मैंने क्या किया, एक कार बेचा किसी कस्टमर को। जब कार बेचा तो क्या हुआ कि उसके कार में आग लग गई, और आग लगने के बाद क्या हुआ जी, उसको गुस्सा आया, और मतलब बच गया उस आग से, और गुस्सा आया, और उसने क्या किया, मेरे ऊपर में केस कर दिया। केस चलते चलते क्या हुआ कि केस वो जीत गया बदमाश। और केस जीतने के बाद क्या हुआ कि कोर्ट ने कहा, जज भैया ने, कि आप इनको 20 लाख का पेमेंट कीजिए कंपनसेशन के रूप में। डिग्री हो गई। अब मैं क्या करूंगा, तो 20 लाख रुपए एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एंड सर्टेन अमाउंट है, मैं उसको लायबिलिटी के रूप में दिखाऊंगा, क्लेम पेबल। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। वही क्लेम अगर ये सारी बातें हम कब देख रहे हैं, ये सारा कि वो क्या हमारा ट्रीट किया जाएगा जी, वो हम सब कुछ कब देख रहे हैं, साल के एंड में, यानी कि जिस दिन हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं मेरे बच्चे। मान लो इस दिन पे आपको, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिखाई दिया, इस दिन पे क्या सिचुएशन है जी, कि वो जो आपका कस्टमर था ना, ये कार वाला, जिसके घर में और सॉरी जिसके कार में आग लगी थी, उसने मुझ पे केस कर दिया था। और केस करने के बाद उसने मतलब कि केस वो लगभग जीत गया। मतलब कोर्ट ने कह दिया कि भैया आपको पेमेंट करना पड़ेगा कंपनसेशन। अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा उन्होंने कहा कि अगले हियरिंग से बताएंगे, अभी अमाउंट नहीं पता। तो मेरे बच्चे, मैं यानी कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है, अगर उसने क्या देखा कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो आ चुका है, मुझे पे करना पड़ेगा, और वो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर मैं एस्टिमेट लगा सकता हूं, तो मेरे बच्चे मैं उसका प्रोविजन बना के अपने प्रॉफिट लॉस में खर्च बुक करके बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं एस्टिमेट नहीं लगा पा रहा, मुझे नहीं पता कि कोर्ट तो चलो ठीक है, कोर्ट ने क्या क्या बोल दिया कि आपको पे करना पड़ेगा, बट कितना पे करना पड़ेगा हमें एस्टिमेट नहीं लगा पा रहा हूं, तो फिर उसको क्या करूंगा, कंटीजेंट लायबिलिटी ग्रुप में दिखाऊंगा। ये सब एक ही मेरे ऊपर, मेरे मतलब कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एस्टिमेट लगा पा रहे, कितना नहीं लगा पा रहे। समझो मेरी बात ना। अगर मान लो कि यहाँ पे साल के एंड में उसने हम पे केस तो कर दिया है, लेकिन मैं श्योर ही नहीं हूँ कि केस में जीतूंगा कि हारूंगा, मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो मैं क्या बोलूँगा, कंटीजेंट लायबिलिटी आपका है।
या फिर मैं श्योर हूं कि अगर मैं हारूंगा बट अमाउंट मुझे नहीं समझ में आ रहा, तब भी मैं क्या बोलूंगा, कंटीजेंट बोलूंगा। तो ये सारे चीजें मेरे बच्चे कंटीजेंट लायबिलिटी के आपके कॉन्सेप्ट के अंदर में आता है, और अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, आइटम्स का ट्रीटमेंट करेंगे। मुझे विश्वास है आप इसमें से एक एक आइटम का जो ट्रीटमेंट होगा आप बड़े आसानी से आप बता सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। बिलीव कीजिए, जब सीए इंटर में आप आएंगे तो वहाँ पे एक एस पढ़ेंगे, एस 29, वो एस 29 का पूरा लगभग 90% नॉलेज ना अभी आपको फाउंडेशन लेवल में ही हो चुका है। यही है, इनसे ज़्यादा वो चर्चा नहीं करता। बट आपको एस के बारे में अभी नहीं पढ़ना, क्योंकि अब छोटे बच्चे, तो मैं क्यों उतनी बड़ी चर्चा करूँ, आपको बस इतनी बातें समझ लेना, काम खत्म हो गया। बताइए क्या कंटीजेंट लायबिलिटी का मीनिंग क्लियर हुआ? ये सर बताओ मेरे साथ क्या क्या है जी। दो बातें बताया, एक में हमने बोला पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, सॉरी एक में बोला प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के साथ देयर इज बट। क्या बट? कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा कि नहीं होगा, आप उसके लिए श्योर नहीं हो। या फिर अगर आप श्योर हो भी गए कि हाँ जी हमें पेमेंट करना पड़ेगा, बट आपकी कंपनी का मैनेजमेंट वो नहीं डिसीजन ले पा रहा कि कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, अमाउंट कैन नॉट बी आपका मेजर, तो उस केस में बोलते हैं कि कंटीजेंट आपका है। पहला काम क्लियर? यस सर। दूसरा पॉसिबल ऑब्लिगेशन है मेरे बच्चे, है ना, पास्ट में हमने कुछ ऐसा किया जिससे हमारे ऊपर में आपका एंड में क्या, एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन आ चुका है, और वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर में ऑब्लिगेशन बनेगा कि नहीं बनेगा वो फ्यूचर में डिपेंड होगा। बन भी सकता, नहीं भी बन सकता है, कंटीजेंट लायबिलिटी है। ज़्यादा सोचना नहीं, हम क्या बोलेंगे उसको, कंटीजेंट बोल देंगे, क्योंकि वो बनेगा कि नहीं बनेगा जब यही श्योर नहीं है तो फिर अमाउंट के बारे में सोचें कोई मतलब नहीं बनता आपको, है ना। हम क्या बोल देंगे, कंटीजेंट है, और वो सारी बातें मैंने दिखाया। मैंने आपको बता दिया पहले ही कि जो हमारा लायबिलिटी होता है हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं जी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, प्रोविजन को भी हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, बट जो कंटीजेंट होते हैं दे आर शोन इन नोट्स टू अकाउंट ओनली, दे आर नेवर शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यानी कि बैलेंस शीट में नहीं कहीं दिखाते। क्लियर ना? इन्हीं बातों को मेरे बच्चे, इन्हीं बातों को समझने के बाद आई जरा मैं आपका यहाँ पे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में हमारा इंस्टीट्यूट क्या बोलता है। बहुत क्लियर कट अब आपके दिमाग में बात बैठेगा। सर कंटीजेंट एसेट्स तो आपने समझाया नहीं, ओहो तो फिर छोड़ो ना, मैं आपको कंटीजेंट लायबिलिटी तो समझा दिया ना बदमाश, तो आप यहीं से आइए और देखो अब आपका डेफिनेशन कैसे आपका फटाफट याद होगा। सुनिए मेरी बात ध्यान से, कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। The term contingent liability can be defined as, कहता है नंबर ए, a possible obligation, a possible obligation, वो बाद वाला आपका, that arises from the past event, जो पास्ट में हमने कुछ किया, पास्ट में गारंटी दिया है, पास्ट में बिल डिस्काउंट किया, जो भी आपका, that arises from past event and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event, है ना। जो फ्यूचर में आपने कुछ वो हमारे ऊपर में केस बन भी सकता, सॉरी हम बिल जो डिस्काउंट के हमारे ऊपर क्लेम आ भी सकता, नहीं भी आ सकता है। तो जो आए हमारे ऊपर में लायबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी वो क्या होगा, फ्यूचर पे डिपेंड करेगा। वो फ्यूचर जो कि अनसर्टेन है, वो पे किया तो ठीक, नहीं तो फिर मुझे पे करना पड़ेगा, अनसर्टेन मेरे बच्चे। जो हमारे कंट्रोल, नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइजेज। अब देखो ना, ये ए इसका पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, कहाँ चला गया वो, अरे वो जो डायग्राम बनाया था मैंने आपके लिए, यहाँ पे ए पेमेंट करेगा कि नहीं पे करेगा वो हमारे कंट्रोल में थोड़ा ही है। उसका फाइनेंशियल कंडीशन उस समय कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता, क्या मन रहता है, उसके ऊपर में है। तो नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि फर्म के कंट्रोल में वो नहीं होना चाहिए। तो आप देखो ना यहाँ पे दोबारा आपको अच्छा लगेगा, शायद आपको याद भी हो गया होगा कि कंटीजेंट लायबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे जी। पहला, पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय द occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprises, और या फिर या तो ऐसा दिख जाए या फिर ये क्या, अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कहता है कि हमारे ऊपर में एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। वो ऊपर वाला क्या था, पॉसिबल, ये क्या बोलता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेज फ्रॉम द पास्ट इवेंट। ऑब्वियस बात है कि कोई भी ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर में है, चाहे बनने वाला है, वो पास्ट में कुछ किया होगा तभी तो उससे आपका होगा। तो दैट अराइजेज फ्रॉम द पास्ट इवेंट बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है लेकिन हमने उसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। रिकॉग्नाइज ना करने का मतलब कि हमने उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाया है, हमने अपने प्रॉफिट लॉस में, बैलेंस शीट में नहीं दिखाया। क्यों? बिकॉज क्यों जी, इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द
ऑब्लिगेशन, हमें ये प्रोबेबल ही नहीं है, मतलब कि मैं श्योर ही नहीं हूं कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज यानी कि पैसा जिससे हमें कुछ बेनिफिट मिलता है, मतलब पैसा, क्या वो पैसा हमें रिक्वायर्ड होगा सेटल करने के लिए, यानी कि उनका क्लेम को सेटल करने के लिए पैसा या कुछ भी ऐसा रिसोर्सेज का हमें पेमेंट करना होगा, ऐसा मैं प्रोबेबल ही नहीं है, मतलब श्योर ही नहीं हूं मैं। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और या फिर अगर हो भी सकता है, अगर हो भी गया कि हाँ जी मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसका रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट कैन नॉट बी मेड, मैं एस्टिमेट नहीं लगा सकता मेरे बच्चे। देखो ना, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली वही बात जो आपको यहाँ पे मैंने समझाया था, या तो वो प्रोबेबल ही नहीं है या फिर क्या रिलायबल एस्टिमेट आप नहीं लगा सकते, और देयर इज और आपका, तो इन दोनों ही केस में हम क्या बोलेंगे, आपको कंटीजेंट लायबिलिटी का नाम दिया जाएगा, कंटीजेंट लायबिलिटी का, है ना। तो फिर आपका यहाँ पे कहता है कि कंटीजेंट लायबिलिटी इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट मे अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। पार्ट ए में जो बताया वही चीज़ बार बार दोबारा रिपीट कर रहा है, कोई लॉजिक नहीं बनता। एंड कंटीजेंट लायबिलिटी में ऑल्सो भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम द पास्ट। पार्ट बी में यानी कि इसमें जो बताया गया, ये क्यों बताया, मैं तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बट क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में इसको समझा के बदमाशों ने दोबारा यहाँ लिख दिया, तो मैंने भी दे दिया ताकि आपको ये ना लगे कि आपके इंस्टीट्यूट का कोई भी वर्ड छूट रहा है, आपका सब कुछ मैंने समझा दिया है ना। आगे कहता है एन एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज, मैं बड़ा कर दूं इसको, आपको कहता है कि एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज अ कंटीजेंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट, हाउएवर इट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट, जो मैंने आपको बता दिया, अनलेस पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट आपका इज रिमोट, है ना। अब इसका क्या मतलब निकल के आता है, इसका मतलब क्या निकल के आता है, ये अनलेस वाले का क्या मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूं। इस अनलेस वाले का इसका मीनिंग समझिए, पहले क्लियर हो गया ना। हमने आपको यहाँ पे क्या बताया, हमने आपको यहाँ पे समझाया है कि देखो जी, आप अगर यहाँ पे कंटीजेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, और आपका आप श्योर नहीं हो कि भैया उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, मतलब पेमेंट करना भी पड़ सकता है, नहीं भी करना पड़ सकता है, या फिर अमाउंट आपका श्योर नहीं है। और दूसरा आपका ये जो पॉसिबल ऑब्लिगेशन, एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है मेरे बच्चे कि एक कस्टमर ने मुझ पे केस कर दिया, एक कस्टमर ने मुझ पे केस कर दिया, और कि आपके एसी के चलते हमारे घर में आग लग गया, एक केस कर दिया है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि जब मैंने, मतलब कि उसने कोर्ट में केस किया हुआ, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, उसके घर के सामने एक सीसीटीवी कैमरा था, उस कैमरे को मैंने क्या किया, वहाँ से मंगाया, और कैमरे से मंगा के मैंने देखा कि यार ये तो यहाँ दिख रहा है कि वो एसी मेरा जो है उसमें छेड़खानी कर रहा है, और उसमें क्या कर रहा, आग लगा के चाह रहा कि उससे ब्लास्ट हो जाए, मेरे पास प्रूफ आ चुका है। तो मेरे बच्चे आप मुझे बताओ, जब प्रूफ मेरे पास आ चुका, 100% श्योर हो कि यार पैसा तो मेरे पास सब जाएगा नहीं, मैं 100% श्योर हो चुका हूँ, तो फिर काहे का कंटीजेंट लायबिलिटी यार, तब काहे का, वो केस क्या है, करने दो, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं 100% श्योर, 100 ना कह के 99% श्योर हो चुका हूं कि ठीक है भैया मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल रिमोट चांसेज है कि कहीं कोर्ट में बदमाश कोई जज बैठ गया, बोलता है कि हम ये भी सबूत नहीं मानेंगे, अदरवाइज क्या मैनेजमेंट अगर लगभग 100% श्योर है कि हमें कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो उसको कंटीजेंट भी क्यों मानूं, जरा बताओ। हमें कोई लायबिलिटी कंटीजेंट को डिस्क्लोज करना, जब मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं श्योर हूं कि मैं केस जीत जाऊंगा जी, तो फिर क्यों दिखाऊंगा, तो फिर दिखाऊंगा नहीं। उसी के बारे में आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा है। एक बार देखिए आप, यहां पे कहता है यहां पे एक बार दोबारा, एन एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज अ कंटीजेंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट, हाउएवर इट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट में दिखाइए। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल आपका रिमोट है, मतलब चांस ही नहीं है लगभग कि आपका पैसा जाएगा, आप केस हारोगे, अगर चांस ही नहीं है, मैनेजमेंट श्योर है कि हम केस नहीं हारेंगे, तो फिर आपको कंटीजेंट लायबिलिटी भी क्यों दिखाना, उसको भी मत दिखाओ आप। बिल्कुल रिमोट चांसेज है तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। क्लियर, एक बार दोबारा, लायबिलिटी क्लियर है, यस, प्रोविजन क्लियर है, यस। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है जी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, लेकिन कितना अमाउंट पे, सॉरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और उसके साथ साथ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा कि नहीं होगा वो सर्टेन नहीं है, श्योर नहीं हो आप, और अमाउंट भी या फिर एस्टिमेट लगा नहीं सकते। तो हमने बोला एक दूसरा पॉसिबल आपका, हम ये कह रहे हैं कि भैया आप मान लो कि एक हमारे ऊपर में केस आ चुका है, यानी कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन चुका है, कोर्ट केस में चल रहा है, लेकिन मेरे पास इनफ सबूत है कि मुझे कंपनसेशन नहीं पे करना पड़ेगा,
मैं केस जीत जाऊंगा, तो फिर वो कंजेंट क्यों मानूं? तो यानी कि अगर रिमोट चांसेज है, रिमोट का मतलब कि हारने का बिल्कुल ना के बराबर चांसेज है, तो फिर आपको उसको कंजेंट भी नहीं मानना, उसको दिखाना भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं करना उसके बारे में। तो वही बातें आपको समझा रहा है मेरे बच्चे। फिर कहता है कि दिस लायबिलिटीज आर एसेस कॉन्टिन्यूसली, यहाँ कर देना सही है, प्रिंटिंग है, कॉन्टिन्यूसली टू डिटरमाइन वेदर एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट हैज बिकम प्रोबेबल और नॉट। मतलब कि ये जो कंजेंट लायबिलिटी है ना, उस कंजेंट लायबिलिटी को हर एक साल के एंड में आप एसेस करेंगे। मतलब जैसे ये हमारा एंड हुआ 31 मार्च 24, फिर ये हमारा एंड हुआ 31 मार्च 25, फिर हमारा एंड हुआ 31 मार्च 26। यहाँ पे मेरे बच्चे, मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है और केस पेंडिंग है, हमने बोला कि वो भैया कंटीजेंट लायबिलिटी है, हमने यहाँ पे दिखाया। यहाँ भी क्या अभी केस चल रहा है, तो हमने क्या बोल दिया, कंटीजेंट लायबिलिटी है। बट यहाँ पे आके क्या हुआ कि केस मान लो कि लगभग अब हार चुका हूँ मैं, और मैं एस्टिमेट लगा सकता हूँ कि लगभग मुझे कितना पे करना पड़ेगा, तो फिर अब उसको कंजेंट थोड़े दिखाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे, कंजेंट को हटा के हम यहाँ पर उसको प्रोविजन के रूप में दिखा देंगे। और अगर वो सर्टेन हो चुका है कि मुझे कितना पे करना, तो हम उसको लायबिलिटी के रूप में दिखा देंगे। वही कह रहा है कि जो कंजेंट लायबिलिटी है वो हर एक साल के एंड में उसको एसेस करते चलिए कि क्या वो कंजेंट ही है या फिर कुछ और में चेंज हो चुका, तो उसको चेंज कर देना। दिस लायबिलिटीज यानी कि कंजेंट आर एसेस कॉन्टिन्यूसली टू डिटरमाइन वेदर एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट हैज बिकम प्रोबेबल। अगर प्रोबेबल हो चुका है तो फिर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली उसको चेंज करेंगे प्रोविजन में या फिर लायबिलिटी के रूप में। क्लियर ना? यस सर। कहता है कि इफ इट बिकम्स प्रोबेबल दैट आउटफ्लो और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड फॉर एन आइटम प्रीवियसली डील विथ एज ए कंजेंट, जिसको हम पहले कंजेंट माने थे लेकिन अब लगता है कि उसके लिए आउटफ्लो आपका होगा, तो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड इन विच आपका चेंज इन प्रोबेबिलिटी अकर्स एक्सेप्ट इन द एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेज वेयर नो रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। जब तक आप एस्टिमेट, अगर एस्टिमेट बना लिया आपने तो आप उसको प्रोविजन के रूप में दिखाइए, जो मैंने आपको दिखाया। अगर मान लो कि हमने यहाँ पे केस हम हार चुके हैं, हम यहाँ पे केस हार चुके हैं लेकिन रिलायबल एस्टिमेट नहीं लगा सकते, तो उसको कंजेंट ही छोड़ दो फिर आपका। समझो मेरी बात ना, बिल्कुल क्लियर कट बात है। यहाँ पे कंजेंट था, यहाँ भी कंजेंट है, यहाँ पे क्या देखा जी, मैं केस हार गया, केस हार गया तो क्या आप प्रोबेबल हो गया कि आपको पे करना पड़ेगा? यस, प्रोबेबल हो गया। क्या आप एस्टिमेट लगा सकते हो कितना पे करना पड़ेगा? यस, लगा सकते हो, तो हम प्रोविजन दिखा देंगे। यहाँ पे क्या हुआ जी, केस हार गया, प्रोबेबल हो गया कि मुझे पे करना है, बट अमाउंट कितना पे करना मैं एस्टिमेट नहीं लगा पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, उसको भी अभी भी क्या कंजेंट ही छोड़ दीजिए। ये कंप्लीटली कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप उसको क्या ट्रीट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आपका सर्कमस्टांसेज, है ना। हमारा एक ही मोटिव है, पिछली क्लास में बताया था मैंने, पिछली क्लास में, कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के होते हैं वो क्या रिलायबल होने चाहिए, है ना बच्चे। तो रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए मैनेजमेंट पूरी कोशिश करेगी, जो बेस्ट उसको लगता है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कीजिए। गलत काम नहीं करना, गलत काम करोगे तो फिर उसके बाद कानून आ जाते हैं, कानून आपको बहुत सारी बातें करता है, वो लॉ के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई उसका मतलब नहीं बनता। हम यहाँ पे ट्रीटमेंट किसी बात पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद मेरे बच्चे कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या फर्क है आप ऑलरेडी जान चुके हैं, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा डिस्टिंक्शन क्या। ये देखिए, liability is defined as present financial obligation of their enterprise which arises from the past event। हर एक liability, हर एक obligation पास्ट से ही आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पास्ट में हमने जो किया उससे क्या बन चुका है जी, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन चुका है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपका। द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी रिजल्ट्स इन एन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटरप्राइजेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि इसका सेटलमेंट जो होगा, उस सेटलमेंट से हमारा क्या होगा जी, पेमेंट होगा। ऑब्वियस बात, पेमेंट आपका होगा तो आप उसको लायबिलिटी के रूप में दिखाइए, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लायबिलिटी के रूप में बताया। लेकिन कंजेंट क्या होता है जी, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज आपका होगा भी नहीं होगा, वो भी आपका प्रोबेबल नहीं है। और अगर प्रोबेबल है और तो अमाउंट कितना होगा उसके लिए आप श्योर नहीं हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंजेंट दिखाते हैं। सब कुछ मेरे बच्चे मैंने वो डायग्राम से आपको समझा दिया है, सिंपल शब्दों में, पूरी क्लियरिटी के साथ। लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ें जो मेरी बुक में, ये जो मेरी बुक आपके पास गई होगी उसमें, यानी कि जो आपके इस बुक से जितनी सारी बातें मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, जब तक आप उसको हाथ से लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें आपको याद तो हो जाएंगी मेरे बच्चे, लेकिन याद होने के बाद भी एग्जाम में आपके हाथ कलम रुक जाएंगे कि आखिर लिखूँ मैं कैसे।
मैं पहले बता चुका हूँ, जब मैं पहले पढ़ाता था ना तो मैं हर एक ऐसी चीज़ों को क्लास में लिखवाता था, अच्छा लगता था मुझे। लेकिन आप बदमाश हो गए हो, नए ज़माने के लोग हो चुके हो, आप बोलते हो कि सर लिखवाने में टाइम क्यों वेस्ट करते हो, बुक में ऑलरेडी हम लिख लेंगे, आप हमें सारी बातें ठीक से समझा दो, बस इतना काम रह जाएगा। फिर भी बेचैनी अंदर से होती है कि यार कैसे समझेंगे बच्चे, तो वो डायग्राम मैंने बनाया ना, आप उसकी कॉपी तो ज़रूर करेंगे। और उसके साथ साथ ये चीज़ें जितनी, जैसे लायबिलिटी को कैसे डिफाइन किया गया है आप समझ चुके, उसको रट के आपको क्या करना है कि फिर इसको खुद अपने हाथ में लिखना है। सर एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज होगा मेरे बच्चे, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है हर एक अपना अपना, लेकिन जो वर्डिंग्स है जैसे कि प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट से क्रिएट हुआ है, जिसका सेटलमेंट आपका रिसोर्सेज का आउटफ्लो को लेकर आएगा, इन सब चीज़ों को तो लिखोगे ना, यही तो डेफिनेशन आपका है। और आपका कंटीजेंट का तो बता ही चुका हूँ, एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, मैं दोबारा क्यों समझाऊँ आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका है, प्रोविजन में एंड कंटीजेंट लायबिलिटी में बताइए क्या डिफरेंस है। तो कुछ तो आप समझ चुके हैं। प्रोविजन में क्या होता है बच्चे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लेकिन आपका अमाउंट क्या था, आपका अमाउंट था वो अनसर्टेन, जिसका रिलायबल एस्टिमेट लगा सकते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या बताना है, एक डेफिनेशन की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है बट प्रोबेबल ही नहीं कि रिसोर्सेज जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अगर प्रोबेबल है भी तो रिलायबल एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड आपका। दूसरा पॉसिबल ऑब्लिगेशन वाला, एक तो डेफिनेशन चला गया। दूसरा हमने क्या बोला कि प्रोविजन हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर में, उसको कहाँ दिखाते हैं जी, हम बैलेंस शीट के बाहर दिखाते हैं, है ना बच्चे, ये चीज़ें है ना आपका, बोलो हाँ ये सर। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप लेकर आएंगे। देखिए आपका प्रोविजन क्या है, एक प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, मतलब कि एस्टिमेट करके उसको मेजर कर सकते हैं। बट कंटीजेंट क्या है जी, एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है दैट मे और मे नॉट अराइज, या फिर आपका ठीक है भाई आपका, और क्या प्रोविजन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट करता है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं, इसको हम नहीं दिखाते। आपका प्रोविजन में आपका इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एंटरप्राइज हैज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, है ना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम द पास्ट एंड आपका रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, इंक्लूड्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट डू नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, बिकॉज एक तो प्रोबेबल नहीं है, दूसरा एस्टिमेट नहीं लगा सकते। एक ही चीज़ बार बार आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट से निकाला, पता नहीं क्यों। इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट इट इज प्रोबेबल दैट द सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, तो कहते हैं भैया प्रोविजन को बैलेंस शीट में दिखाइए, ये वही चीज़ दोबारा रिपीट किया। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट श्योर नहीं है कि आपका रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा कि नहीं होगा, तो उसको कहता है कि कंटीजेंट के रूप में दिखाइए, कर देना यही चीज़। अब क्या करोगे, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। कुछ आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में कुछ क्वेश्चंस हैं 1 और 2, वो भी मैंने यहाँ पे ले लिया है मेरे बच्चे, कि जैसे ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन मैं लिखना भूल गया सर, ये ट्रू फॉल्स आपका है, आप लिख लेंगे स्टेट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट कहता है कि कंटीजेंट लायबिलिटी नीड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो फॉल्स होना बच्चे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज तो करना होता है, नोट्स टू अकाउंट में आपका डिस्क्लोज तो करना होता है। कब डिस्क्लोज नहीं करते हैं, जब वो बिल्कुल रिमोट चांसेज होता है कि नहीं भैया हम तो कंफर्म है कि हम जीतेंगे, मतलब हम पेमेंट नहीं करना होगा, अदरवाइज डिस्क्लोज तो करना होता है, तो ये फॉल्स कर देंगे आप यहाँ पे। प्रोविजन फेल्स टू मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, फॉल्स है। जो आपका कंटीजेंट लायबिलिटी वो आपका फेल करता है, प्रोविजन तो हम मीट करते हैं, ये फॉल्स हो गया। थर्ड कहता है बच्चे, अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग थ्रू लीगल डैमेजेज वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, नहीं, इट्स नॉट ए कंटीजेंट, ये होता है आपका कंटीजेंट एसेट। सर आपने कंटीजेंट एसेट का तो मीनिंग समझाया ही नहीं है, ओहो मैं भूल गया था, मुझे लगा कि जोश जोश में कि भैया अब तो हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। आइए मैं आपको अब पहले कंटीजेंट एसेट का मतलब समझा दूं, उसके बाद काम खत्म हो गया बच्चे, 2 मिनट का काम है और उसके बाद खूब मस्ती करेंगे इस चैप्टर में आपका ख़त्म कर जाने के बाद। आइए मैं आपको कंटीजेंट एसेट्स का मतलब समझाता हूँ। पता है क्या है कंटीजेंट एसेट्स का मतलब? देखो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या था बच्चे, एक आपका पॉसिबल ऑब्लिगेशन था, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है ना। लेकिन अगर आप कंटीजेंट एसेट्स के डेफिनेशन को पहले देखेंगे तो ये आपका पॉसिबल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये आपका एक पॉसिबल एसेट है, एक पॉसिबल आपका एसेट है। सर पॉसिबल एसेट मैं आपको समझाता हूं। देखो कंटीजेंट एसेट्स का मतलब होता है बच्चे कि मैंने, फर्म ने, अब कस्टमर नहीं, मैंने क्या किया है, मेरे कुछ सप्लायर्स थे, मेरे कुछ सप्लायर्स जो ये सामान जो है ना जिसको मैं बेचता हूँ,
इनको वो सप्लाई करते थे, कुछ सप्लायर्स थे। मैंने क्या किया था कि एक जो सप्लायर था उस बदमाश ने खराब क्वालिटी का कुछ सामान मुझे दे दिया था और मैंने क्या किया, उस पर केस कर दिया। मैंने उस पर केस किया, याद रखना, उसने मुझ पे केस नहीं किया, मैंने उस पर केस किया है। जब मैंने उस पर केस किया तो अब केस कहाँ चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। अब वो केस जिस दिन मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ उस दिन क्या देख रहा हूँ जी, कि वो केस में जो चल रहा है वो जीत भी सकता हूँ, हार भी सकता हूँ। मतलब मेरे ऊपर में एक पॉसिबल एसेट है। पॉसिबल एसेट क्यों? क्योंकि अगर ये जो केस चल रहा, अगर मैं जीत गया तो मुझे पैसे मिलेंगे, पैसे, एक एसेट क्रिएट होगा मेरे पास, है ना। और अगर हार गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी आएगा। अगर मैंने किसी पे केस किया मेरे बच्चे, तो या तो जीतूंगा या फिर हारूंगा। जीत गया तो मुझे पैसा मिलेगा, नहीं तो फिर क्या, नहीं मिलेगा। तो मेरे पास आज एक पॉसिबल एसेट है जो मेरे ऊपर में फ्यूचर में आ सकता है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर में वो कोर्ट अगर मेरे फेवर में आ गया तो मुझे पैसा मिलेगा, नहीं आया तो नहीं मिलेगा, है ना। वो अमाउंट कितना होगा वो भी एग्जैक्टली कहना मुश्किल आपका है। खैर अब अमाउंट की बात ही नहीं है। जब यहाँ पे बात उठी कि जो आपके मेरे ऊपर में मेरे पास एक पॉसिबल एसेट्स है, मतलब कि मैंने किसी पे केस किया है, वो केस जीत गया तो मुझे पैसा मिलेगा, नहीं जीता तो नहीं मिलेगा, है ना। मतलब उसका होना ना होना फ्यूचर पे डिपेंड करता है। ऐसे चीज़ों को जो मुझे फ्यूचर में फ़ायदा दे सकता है मेरे बच्चे, हम उसको कंटिजेंट एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिजेंट एसेट्स। कंटिजेंट एसेट्स मे बी डिफाइंड एज पॉसिबल एसेट that arises from past event and whose existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more आपका uncertain future event not wholly within the control of the enterprise। वो जो फ्यूचर इवेंट है मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो जज भैया के कंट्रोल में है। वो मेरे फेवर में डिसीजन लेते हैं या उनके किसी और के फेवर में, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे पास नहीं है। इट यूजुअली अराइजेज फ्रॉम द अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट that give rise to the possibility of inflow of economic benefit। पैसा आने का चांस आपका हो सकता है, तो हम इसको बोलते हैं कंटिजेंट एसेट्स। सुनो ध्यान से, हमने कहा था कि कंटिजेंट लायबिलिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको डिस्क्लोज करना होता है, नोट्स टू अकाउंट में। लेकिन मेरे बच्चे जो कंटिजेंट एसेट्स है ना, इसका नो ट्रीटमेंट एट ऑल, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। ना तो हमें इसको आपका बैलेंस शीट में दिखाना है, ना प्रॉफिट लॉस में दिखाना है, ना नोट्स टू अकाउंट कहीं नहीं दिखाना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सोचो ना, अगर एक ऐसा फायदा जो फ्यूचर में हो सकता है, अगर मैं उसको आज दिखाने की बात करूं ना बच्चे, तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, उसको मैं तोड़ूंगा। जो गेन आज है ही नहीं, जो शायद फ्यूचर में गेन होगा, उसको आज मैं अपना फायदा कैसे मान लूँ? मैं उसको कहीं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो मेरे बच्चे, अकॉर्डिंग टू आपका जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, यानी कि कंजर्वेटिज्म, वो इसको बैलेंस शीट में कोई भी ट्रीटमेंट करने से मना करता है। एग्जाम में आ सकता है कि कंटिजेंट एसेट्स आर नॉट शोन इन एनीवेयर इन द अकाउंट्स ड्यू टू डैश कॉन्सेप्ट। तो क्या बोलेंगे, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म? प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो कोई एक ही नाम दिया रहेगा, आप उसमें टिक मार्क करेंगे। आई बात समझ में? सर ये आप कहते हो कि प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाना है, बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, नोट्स टू अकाउंट में नहीं, तो कहीं नहीं दिखाना है, कहीं नहीं दिखाना बच्चे। हाँ, लेकिन ऐसे जो आपके कंटिजेंट एसेट्स होते हैं ना, वो जो आपका इन केस ऑफ कंपनी के केस में बनता है एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर्स का रिपोर्ट तैयार होता है जो कि सभी शेयर होल्डर्स के पास पहुंचता है। उस डायरेक्टर्स रिपोर्ट में ये मेंशन करना होता है कि ऐसा एक फायदा हमें फ्यूचर में हो सकता है। उसी तरीके से ये तो कंपनी हुआ, मान लो कि कंपनी के सिवाय कोई और, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म में आपका पार्टनर्स का कोई रिपोर्ट अगर बनता है तो उसमें इसको मेंशन, मतलब जो अप्रूविंग अथॉरिटी होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अप्रूव करेगा, उसका जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, उसका जो पेपर तैयार होता है, उसमें सिर्फ मेंशन करना होता है। देखो ना क्या बता रहा आपका, कहता है कि आपका यहाँ पे वही बता दिया एग्जाम्पल में, अ क्लेम दैट एंटरप्राइज इज परसुइंग, मतलब कि कंपनी ने परसू कर रही है थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन, इसको बोलते हैं कंटिजेंट। एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, आपका प्रूडेंस कहते हैं, कंजर्वेटिज्म, दोनों का मीनिंग सेम होता है। एज वेल एज द प्रेजेंट, जो अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं, प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि AS 29 की बात कर रहा है, जिसके बारे में आपको कुछ अभी सोचने का मतलब नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। एंड एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज अ कंटिजेंट एसेट्स, नहीं रिकॉग्नाइज करना। दिस एसेट आर अनसर्टेन एंड मे अराइज फ्रॉम ए क्लेम विच एन एंटरप्राइज परस्यू थ्रू, कहता है कि लीगल प्रोसीजर जो अराइज हो सकता है। देयर इज ए अनसर्टेनिटी इन रिलेशन ऑफ क्लेम, अनसर्टेनिटी कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इट इज पॉसिबल दैट रिकॉग्निशन ऑफ कंटिजेंट
एसेट्स मे रिजल्ट इन रिकॉग्निशन ऑफ इनकम दैट मे नेवर बी रियलाइज। अगर आप इसको बुक में दिखा देते हो तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो इनकम आज हमने दिखा दिया बट फ्यूचर में ना क्रिएट हो, कोर्ट हमारे अगेंस्ट ऑर्डर कर दे, तो फिर तो बेवकूफ़ी होगी, गलत होगा, इसलिए हम नहीं दिखाते। हाउएवर व्हेन द रियलाइजेशन ऑफ इनकम इज वर्चुअली सर्टेन, जब वो सर्टेन हो जाएगा, केस में जीत गया जी, तब तो बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। अगर केस में जीत गया तो ठीक है जी, क्लेम रिसीवेबल हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ भी नहीं, है ना। अ कंटीजेंट एसेट नीड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ कंटीजेंट एसेट्स इज यूजुअली डिस्क्लोज्ड इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। जो अथॉरिटी अप्रूव करती है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसके रिपोर्ट में दिखाना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है जी इन केस ऑफ कंपनी, और बाकी किसी में जो अप्रूविंग अथॉरिटी उनका होगा, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटर में एक ऑनर होता है, तो उनके रिपोर्ट में इसको शो करना होगा, बाकी कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिर हमने ये सारी बातें आपकी ख़त्म की। मेरे बच्चे यहाँ पे मैं अब फिर से वहीं पे आना चाहूँगा जो क्वेश्चन मैंने जहाँ पे छोड़ा था, एक बार दोबारा देखिए। ये कहाँ चला गया, यहाँ पे ये रहा। क्या क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग, यानी कि एंटरप्राइज कोई क्लेम परसू कर रहा है, एंटरप्राइज ने किसी पे केस किया है ना, कहता है कि थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन, तो क्या ये कंटीजेंट लायबिलिटी है? नहीं जी, कंटीजेंट एसेट है। जो एंटरप्राइज के अगेंस्ट होता है वो कंटीजेंट लायबिलिटी है। जब हमने ही परसू किया, हम कोई क्लेम कर रहे हैं, तो कंटीजेंट एसेट्स का डेफिनेशन होगा, तो ये आप वहाँ पे कर लेंगे। व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट द फर्म विल नीड टू पे ऑफ द ऑब्लिगेशन दैट गिव्स राइज टू कंटीजेंट लायबिलिटी। ना, जब ये प्रोबेबल हो गया कि हमें पे करना पड़ेगा, तो फिर कंटीजेंट थोड़े हुआ, फिर तो प्रोविजन बन जाएगा। फोर्थ क्या बोलेंगे जी, देखो यहाँ पे कहता है कि फॉल्स है, ठीक है। अब प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एंटरप्राइज विच अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट इज टर्मिनेटेड कंटीजेंट, गलत। जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है वो तो लायबिलिटी है बच्चे, कंटीजेंट कहाँ से हो गया, तो वो लायबिलिटी हो जाएगा, फॉल्स यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 कंप्लीट। ये भी क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट से ही सारे क्वेश्चन मैंने लिए हुए। कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे, मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बड़े आराम से सॉल्व करेंगे आप। पहला देखिए, कंटीजेंट एसेट यूजुअली अराइज फ्रॉम अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट गिव राइज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनफ्लो। ये पॉसिबिलिटी ऑफ इनफ्लो होता है, आउटफ्लो नहीं, आउटफ्लो होता है कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर में, तो ये तो नहीं, बस यहाँ टिक मार्क कर देंगे। अभी पढ़ाया था 2 में, कहता है इफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल देन कंटीजेंट एसेट इज डिस्क्लोज। अगर हमें लगता है कि प्रोबेबल है कि मतलब हमें उससे कुछ मिल सकता है, या मतलब मिलने के चांसेज आपके हैं, तो भी हम कंटीजेंट एसेट्स को कहाँ दिखाते हैं, वो तब भी मेरे बच्चे हम रिपोर्ट्स में दिखाते हैं। पता है ना आपको कि जब वो कंटीजेंट है तब तो कहाँ जाएगा, रिपोर्ट में ही जाएगा, और कहीं भी नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, आपको कहीं नहीं जाता। थर्ड में आइए, इन द केस ऑफ डैश इधर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज टू सेटल द ऑब्लिगेशन इज नॉट प्रोबेबल और द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड टू सेटल द लायबिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, आपका कंटीजेंट लायबिलिटी आपका होता है। फोर्थ आइए, प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, प्रेजेंट लायबिलिटी है बट अमाउंट अनसर्टेन है, विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली, प्रोविजन होता है, प्रोविजन आपका होता है ना। ये सब तो आप जानते हैं, मेरी क्या रिक्वायरमेंट, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। पांचवा आइए, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटीजेंट लायबिलिटी इज, कहाँ दिखाते हैं, रिकॉग्नाइज्ड, नॉन रिकॉग्नाइज्ड, और सी आपका एडजस्टेड। तो क्या बोलेंगे आपका, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये रिकॉग्नाइज नहीं होता, नॉट डिस्क्लोज होता है, डिस्क्लोज होता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, है ना बच्चे। तो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटीजेंट लायबिलिटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। एक जो क्वेश्चन ऊपर में था उसको एक बार देख लीजिए, वहाँ पे क्या था, ताकि क्लियरिटी रहे, बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो। कंटीजेंट लायबिलिटी इज नॉट डिस्क्लोज की बात कर रहा था, तो डिस्क्लोज तो करते हैं बट हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, आपका रिकॉग्नाइज नहीं होता। रिकॉग्नाइज किसका होता है, प्रोविजन का और आपका लायबिलिटी का। ये खत्म किया। पर बच्चे मैंने थोड़ा सा आपको इस बात को बताने के लिए, ये देखिए आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट का मैंने नोट्स निकाला हुआ है, और आपने इसका सब कुछ कर लिया। कंटीजेंट एसेट्स का पूरा अपने डेफिनेशन एग्जैक्टली वही है। मैंने मैक्सिमम चीज़ें यहीं से कॉपी किया आपके बुक में, ताकि आपके स्टडी मेट का सब कुछ कवर हो जाए। कंटीजेंट लायबिलिटी का मीनिंग सब कुछ मैंने आपको बता दिया, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये एग्जाम्पल में बस आपको दिखाना चाहता था कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में उन्होंने जो फ़र्क बताया है यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में। मिस्टर एक्स सेल्स अ मशीन टू मिस्टर वाई, एनी डैमेजेस इनकर्ड बाय मिस्टर वाई, any damage incurred by Mr. Y while using the machine need to be compensated by X। अगर Y उस मशीन को यूज करता है और कुछ अगर डैमेज उसको होता है तो X उसको कंपनसेट करेगा, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। कहता है कि अब फ्यू डेज लेटर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ मशीन X रिसीव्ड अ नोटिस। X ने क्या किया, एक नोटिस रिसीव किया। इट्स नॉट ए केस,
नोटिस रिसीव हुआ, मतलब इंटीमेट किया गया कि फ्रॉम वाई हु इज क्लेमिंग डैमेज ऑफ 20 lakhs, द नोटिस मेंशन्ड that a worker met with an accident during the use of the machine and is required to be compensated। तो नोटिस जो होगा हम क्या बोलेंगे, ये आपका पॉसिबल ऑब्लिगेशन है ना, पॉसिबल उनका कि ये आपका पॉसिबल ऑब्लिगेशन होगा। वो कह रहा है द रिसिप्ट ऑफ नोटिस डज नॉट सजेस्ट दैट एक्स इज लायबल टू पे, है ना, ऑल्दो this needs to be investigated and confirmed as whether the damage arose due to any defect in the machine or it is due to negligence। वही कहता है कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन है क्योंकि अभी तक आपके ऊपर में कोई केस आया नहीं है। लेकिन कहता है अनदर एग्जांपल उन्होंने लिया है जी, एज्यूम मिस्टर ए बी सेल्स कार टू इट्स कस्टमर, वन ऑफ द कार्स caught fire due to malfunctioning of faulty part during the test drive by one of the customer has filed a court case, कोर्ट में केस फाइल कर चुका है 50 lakhs का ड्यू टू द इंसिडेंट्स। अगर आप उसमें कोर्ट केस फाइल कर चुके हैं तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, क्योंकि हमारे ऊपर में ऑब्लिगेशन आ चुका है कि अब केस के चलते जो होगा। तो यही चीज़ें बताया गया है मेरे बच्चे। डिस्टिंक्शन आपका कंजेंट लायबिलिटी का और लायबिलिटी का मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। प्रोविजन और इसमें क्या डिफरेंसेज है वो चारों डिफरेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आपके बुक के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं और इस तरीके से आप बिल्कुल मास्टर हो चुके हैं। नथिंग इज लेफ्ट, नथिंग इज लेफ्ट, यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। बिलीव कीजिए, जितनी शक्तियां आपके अंदर में हैं, जितने अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं मेरे बच्चे, दुनिया का कोई बच्चा नहीं करता। आप एक एक कॉन्सेप्ट को रटने के बजाय आप उसको इन डेप्थ समझते हैं, उनको दिमाग में बैठाते हैं और फिर अपने आप के दिखाते हैं कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। एक ही काम जरूर करना, एक ही काम आपको बोलता हूँ करने के लिए, सिर्फ आपको कि आप जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, जैसे हम लोगों ने क्या किया अभी आप देखो तो 1.1 खत्म किया, 1.2 खत्म किया, 1.3 या 1.4, मेरे बच्चे इनको प्रॉपर लिख लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे। रिवीजन में भी आपने क्या किया, हर एक का एक प्रॉपर नोट्स बनाया होगा क्लास के अंदर में, और नोट्स बना के जितने भी आपने मेन चीज़ को अंडरलाइन किया ना, जो मैंने क्लास में कराया आपको, उसको आपका जब रिवीजन करते हो तो फटाफट उसको लिखना शुरू करो। अब जैसे मान लो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है जी, तो कंटीजेंट लायबिलिटी का एक तो डेफिनेशन आपको याद करना होगा, प्रॉपर से लिखना होगा, लेकिन रिवीजन करने के लिए आपने उसमें कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर लिया कि यार इस सर ने बोला था ये इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स हैं, जब भी उसका डेफिनेशन आएगा तो एटलीस्ट ये तो आपके होने चाहिए। तो हम उसको क्या करेंगे, टिक मार्क कर लेंगे और फिर आप रिवीजन करते रहिए, एग्जाम दीजिए, जो आपके टेस्ट होंगे COC के द्वारा उसको अटेंड कीजिए, और बिलीव करो कि आपसे बेहतर दुनिया का कोई बच्चा हो सकता है, मान ही नहीं सकता। और एक चीज़ और बता दूं क्लास को ख़त्म करने के पहले, मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ CA फाउंडेशन पास करें, मेरा मकसद है कि आप CA बनो। और CA बनने के लिए मेरे बच्चे अकाउंट्स में, चाहे वो आपका ग्रुप 1 का अकाउंट्स है, चाहे फाइनल का अकाउंट्स है, वो आपका जो भी उसके लिए बेस्ट नॉलेज की जो रिक्वायरमेंट है ना, जो जिससे कि माइंड आपका बिल्कुल शार्प रहेगा, वो नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आज की क्लास को यहीं पे हम रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। आप सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार एंड थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, जय COC। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।